अगर मैं आपसे पूछूं कि एक आम आदमी को इंसाफ की सबसे आखिरी उम्मीद कहां पर होती है, तो आप भी कहेंगे अदालत। और अगर मैं आपसे ये कहूं कि अदालत भी अब निष्पक्ष नहीं रही है, ये भी पॉलिटिकल प्रेशर को देखकर काम करती है, तो आपको कैसा लगेगा? आपको लगेगा कि जहां से हमें न्याय मिलने की आखिरी उम्मीद थी, शायद वो भी टूट गई है। आज के टाइम में जो भारत की राजनीतिक हैसियत हो चुकी है या जो राजनीति बन चुकी है, उस राजनीति में कोई भी दबाव मुक्त नहीं है। चाहे आप चुनाव आयोग की बात करिए, चाहे सुप्रीम कोर्ट की बात करिए, चाहे किसी और संवैधानिक संस्था की बात करिए, इस मोदी सरकार के अंदर हर संस्था पर दबाव है। ये मैं यूं ही नहीं कह रहा हूँ, बाकायदा आपको एक मामले के साथ ये चीज़ समझाऊंगा। आखिर सुप्रीम कोर्ट में ऐसा कौन सा फैसला आ गया, ऐसी कौन सी सुनवाई आएगी जिसको सीजेआई ने सुनने से इनकार कर दिया? आखिर लोगों ने क्यों सीजेआई सूर्यकांत पर उंगलियां उठानी शुरू कर दी और कह दिया कि आप भी निष्पक्ष नहीं हैं, आप पर भी कहीं ना कहीं भाजपा और मोदी सरकार का दबाव है? इस वीडियो को पूरा देखिए, तभी आपको समझ में आएगा क्यों मैं न्यायपालिका पर भी एक बड़ा सवालिया निशान खड़ा कर रहा हूँ। तो किस्सा कहानी यह है कि भारत का सामाजिक ढांचा ऐसा है जहां पर विवाद होना बहुत सामान्य बात है। लोग अपने फैसलों को या न्याय के लिए हमेशा एक तरफ बहुत टकटकी से देखते हैं और उन्हें उम्मीद रहती है कि मैं यहाँ पर जाऊँगा तो मुझे इंसाफ मिल जाएगा। उन्हें सरकारों पर कोई भरोसा नहीं, उन्हें पुलिस पर कोई भरोसा नहीं, उन्हें बाकी प्रक्रिया पर कोई भरोसा नहीं। मगर जब अदालत का नाम सुनते हैं, न्यायपालिका का नाम सुनते हैं, तो हर भारतीय को लगता है कि शायद अब मुझे यहाँ पर इंसाफ मिल जाएगा। जब मैं बात करूं लोअर कोर्ट की, तो लोअर कोर्ट में भी लोगों को लगता है यार यहाँ पर शायद न्याय नहीं मिलता। लोग सोचते हैं कि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट की तरफ जब मैं देखूंगा तो शायद मुझे इंसाफ की बेहतर उम्मीद रहेगी या वहाँ पर बेहतर जज हैं। हाई कोर्ट से भी ज़्यादा जब आदमी सुनता है सुप्रीम कोर्ट या कोई भी विवाद रहता है, तो उसे लगता है कि नहीं यार, अब इस मामले में मेरे साथ इंसाफ होगा। जितने भी पीड़ित हैं, चाहे आप मुसलमान की बात करिए, चाहे किसी और समुदाय की बात करिए या किसी की भी बात करिए, हर पीड़ित को ये लगता है कि मैं सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर पहुंचा हूं तो मुझे इंसाफ मिलेगा। अगर मैं आपको यहाँ पर ये कहूँ कि इस भाजपा सरकार के दौर में, इस मोदी सरकार के दौर में, जिसे भाजपा के लोग नया भारत कहते हैं, न्यू इंडिया कहते हैं, वहाँ पर नफरत फैलाने के बावजूद न्यायपालिका भी अपनी आंखें मूंद कर बैठ जाती है, तो आपको कैसा लगेगा? अगर मैं आपको बताऊं कि भाजपा के तमाम नेता नफरती भाषण दे रहे हैं, अगर मैं आपको ये बताऊं कि भाजपा के तमाम नेता एक वर्ग विशेष के खिलाफ नफरत फैला रहे हैं, मैं अगर ये बताऊं कि इस निंजा टेक्निक हिंदू मुसलमान के नाम पे भाजपा सत्ता पर बैठी है और उसके तमाम संवैधानिक पदों पर बैठे हुए व्यक्ति ही समाज को बांटने और समाज में दरार डालने की कोशिश करे और न्यायपालिका उस पर सुनवाई से भी इनकार कर दे, तो आपको कैसा लगेगा? बिल्कुल ऐसा ही मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा। लोगों ने बहुत उम्मीद लगाई थी कि ये जो नए सीजेआई आए हैं सूर्यकांत, ये बहुत निष्पक्ष हैं, ये शायद भारत के इतिहास में न्यायपालिका को एक मील का पत्थर साबित करेंगे कि मैंने न्याय की वो अवधारणा तय कर दी है जिस पर हर किसी को उस कसौटी पर खरा उतरने के लिए बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा। मगर उनके फैसले देखकर लगता है कि इतना बदनाम तो कभी डीवाई चंद्रचूड़ भी नहीं हुए थे जितने सूर्यकांत साहब हो गए हैं। मैं साहब इसलिए बोल रहा हूँ कि शायद मेरी इस वीडियो की वजह से वो मुझ पर कंटेंट पे भी लगा दे कि आपने अदालत की अवमानना करी है, आपको हम नोटिस भेजते हैं। शायद मुझे भी अडानी पर सवाल पूछने की वजह से, जैसे रवि नायर को 1 साल के लिए जेल में डाल दिया गया, शायद मुझ पर भी कंटेम्प्ट चल जाए। क्या आपने सीजेआई साहब को ऐसा क्यों कहा? मगर क्यों सवाल नहीं उठेंगे? सीजेआई साहब के दरबार में मैं इसलिए कह रहा हूँ कि वहाँ पर न्याय की उम्मीद होती थी, मगर वो न्याय की उम्मीद वहाँ पर धूमिल होती जा रही है। भाजपा के तमाम नेता मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलते हैं, दलितों के खिलाफ नफरत फैलाते हैं, पिछड़ों के खिलाफ, आदिवासियों के खिलाफ नफरत फैलाते हैं, मगर सुप्रीम कोर्ट कभी सुनवाई नहीं करता।
जो सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि हेमंता बिश्वा शर्मा नफरती भाषण दे रहे हैं, मुसलमानों को डायरेक्ट वीडियो बनाकर शूट करने की वीडियो उनके ऑफिशियल हैंडल पर डाली जा रही है, इसके बावजूद वो कह रहे हैं कि हमारे लिए सीरियस मैटर नहीं है, हम इस पर सुनवाई नहीं करेंगे। आप हाई कोर्ट में जाइए, हमारे पास बहुत लंबित केस हैं। वही सीजेआई सूर्यकांत साहब से एक सवाल है, छोटा सा सवाल, कि आपके पास इतनी फुर्सत थी कि आप कुत्तों के मामले की सुनवाई कर लेते? इंसान की ज़िंदगी से ज़्यादा कीमती आपके लिए कुत्तों की ज़िंदगी है। यूजीसी के मामले में जब समानता की बातें की जा रही थी, एक मोदी सरकार ने नया बिल लाया, उसमें आप रातों रात फैसला सुनाते और कहते कि इससे भेदभाव हो सकता है, इसको ख़त्म कर दिया जाए। एक फिल्म आती है, उसका नाम रखा जाता है घूसखोर पंडित, उसका नाम बदलवाने के लिए आपके पास टाइम होता है। ऐसे छोटे छोटे मामलों में आपके पास पूरा टाइम होता है, मगर जब आपसे पूछा जाता है कि एक संवैधानिक पद पर बैठा हुआ मुख्यमंत्री एक समुदाय को बार बार प्रताड़ित करने की नफरती भाषण देता है, तब आप खामोश हो जाते हैं। ना केवल खामोश हो जाते हैं, बल्कि आप ये बोल देते हैं कि मैं इस पर सुनवाई नहीं करूँगा। शायद आपके लिए कुत्तों की सुनवाई करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मुसलमानों की ज़िंदगी उतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। आज उमर खालिद की किताब का इनॉग्रेशन था, उस इनॉग्रेशन में मैं शामिल था। मैंने उनके माता पिता से एक सवाल पूछा, और उमर खालिद का नाम मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि यही उमर खालिद जिनको सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया कि ट्रायल नहीं शुरू हुआ 5-5.5 साल से, इसके बावजूद हम आपको ज़मानत नहीं देंगे, आपको बेगुनाह होते हुए भी जेल के अंदर रहना होगा, मगर हम आपको ज़मानत नहीं देंगे क्योंकि हमें लगता है कि शायद आपके ऊपर आरोप साबित हो सकते हैं। जहां पर राम रहीम को जमानत मिल जाती है, आसाराम को जमानत मिल जाती है, कुलदीप सिंह सेंगर को जमानत मिल जाती है, वहां पर उमर खालिद को कहा जाता कि आपको जमानत नहीं मिल सकती। हेमंता बिश्वा शर्मा जो मुसलमानों पर गोली चलाते की वीडियो बनाते हैं, नीतीश राणे जो मुसलमानों की मस्जिदों पर घुसकर मारने की बातें करते हैं, अजीब अजीब इतने भयानक भयानक बयान दिए जाते हैं, मगर सुप्रीम कोर्ट कोई संज्ञान नहीं लेता है। शायद दबाव, और दबाव मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इससे पहले भी कई सीजेआई रहे हैं जो सीधा रिटायर होने के बाद राज्यसभा गए थे, और कोई शायद इंटरनेशनल कोर्ट की भी तैयारी कर रहा है। मुझे नाम बताने की ज़रूरत नहीं, आप नाम जानते हैं इन सभी लोगों के। तो क्यों ना ये माना जाए कि अब न्यायपालिका भी न्याय देने के लिए तत्पर नहीं है। जिस निष्पक्षता की बात, जिस कानून और संविधान को बचाने की बात सुप्रीम कोर्ट के जिम्मे थी, वो सुप्रीम कोर्ट भी कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि वो न्याय नहीं कर रहा है। अब आप हेमंता बिश्वा शर्मा की सुनवाई से इनकार कर देते हैं, मगर उमर खालिद की जमानत को 1 साल के लिए उस पर सुनवाई करने से भी कह देते हैं कि आप बेल भी एप्लीकेशन भी नहीं डाल सकते। जिस बात की मैं बात कर रहा था कि उनके माता पिता से मैंने ये पूछा कि आज के टाइम में जब सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई कहते हैं कि मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाने वालों को उस पर सुनवाई कर सकूं, और मुख्यमंत्री है उस पर सुनवाई कर सकूं, तो आपको वहां से न्याय की उम्मीद है? तो उनके पिता के एक बहुत शानदार जवाब था जिसे हर भारतीय को सुनना चाहिए कि हम और कहां जाएंगे। जिस तरीके से 5 साल से बेल डिनाई हो रही है, क्या लग रहा है अदालत पे विश्वास रह गया अब आप लोगों का? अदालत में अगर विश्वास नहीं रहेगा तो आप फिर आपके लिए देश में जीना मुश्किल हो जाएगा। तो अदालत तो आखिरी होप है ना, आज नहीं तो कल ले तो परसों। वो न्याय की आखिरी उम्मीद है। अगर हम उस आखिरी उम्मीद से भी बदजन हो जाएंगे तो फिर कहां जाएंगे? ये सवाल आपसे भी है कि सीजेआई सूर्यकांत के उस कमेंट को पढ़ लीजिए जिसमें उन्होंने कहा कि आपने जो मेरे पास पटिशन लगाई है, इस पटिशन में केवल भाजपा नेता क्यों हैं? भाई नफरती भाषण मुसलमानों के खिलाफ, दलितों के खिलाफ, आदिवासियों के खिलाफ नफरती भाषण ही वो देते हैं। जो भाजपा नेता और मंत्री सोफिया कुरैशी, कर्नल सोफिया कुरैशी, जिन्होंने भारत को पाकिस्तान की जंग में रिप्रेजेंट करा, उसको आतंकियों की बहन बोल सकते हैं, तो अब मतलब और क्या उम्मीद करें? और उस पर भी सुनवाई करने से इनकार कर दिया जाता है। तो ये सवाल मेरा आपसे भी है कि आप न्यायपालिका की इस उम्मीद पर कब तक जिंदा रहेंगे? क्या न्यायपालिका को निष्पक्ष और अंतिम मान लिया जाए?
जिस सुप्रीम कोर्ट को हम समझते थे कि जब संसद की तरफ से भी कोई गलत कानून आएगा तो उसकी संवैधानिकता को जांचने का काम सुप्रीम कोर्ट करेगा, वो सुप्रीम कोर्ट अगर ये कहता है कि भाजपा का मुख्यमंत्री है मैं सुनवाई नहीं करूंगा, चाहे वो जितनी मर्जी नफरत फैला ले, तो उस सुप्रीम कोर्ट पर, उस सीजेआई पर, उस मुख्य न्यायाधीश पर सवालिया निशान तो खड़े होंगे और आप मैं सब लोग उस पर खड़े करेंगे। हो सकता है कि सीजेआई साहब इससे आहत हो जाएं और वो बिल्कुल रवि नायर की तरह मुझ पर भी कंटेम्प्ट लगा दे और मुझे भी कहें कि चलिए जेल की सैर कर आइए। आप सीजेआई साहब के इस फैसले पर आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि ऐसी गंभीर विषयों पर आपके साथ बातचीत होती रहे। धन्यवाद।